आजकल आए दिन समाचार में, पत्रों में और टीवी चैनल्स में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जो फीमेल्स के संग, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे वो बड़ी हो, उम्र का उसमें कोई लिहाज नहीं होता है, उनके साथ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस की खबरें आती रहती हैं। ये सेक्सुअल ऑफेंसेस की खबरें कई तरीके से बहुत लेवल पर बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं। जिस लड़की के साथ ऐसा, फीमेल के साथ ऐसा होता है, वो तो स्कार हो ही जाती है, पर साथ साथ उसके परिवार वालों पर भी उसका बड़ा असर पड़ता है। और बड़े दुख की बात यह है कि जो दंड विधान है वो उतना नहीं है कठोर जितना होना चाहिए। बड़े अजीबोगरीब तर्कों के आधार पे जो अपराधी होता है उसे जमानत मिल जाती है या उसे बहुत थोड़ी सी सजा दी जाती है। सबसे बढ़कर जो होता है वो विक्टिम शेमिंग होती है। ऐसी घटना की शिकार फीमेल और उसके निकट संबंधी, उनको लेकर इतनी बातें कही जाती हैं और उनका मतलब जीवन एक तरीके से अगर ये घटना खुले तो ख़त्म सा ही हो जाता है। इसी वजह से बहुत सी महिला जो होती हैं फीमेल्स, उनके घर वाले और वो ये तय करते हैं कि इस केस को लेके पुलिस या अदालत तक ना जाया जाए। तो क्या ये जो लड़कियों के साथ फीमेल्स के संग ये जो व्यवहार है, क्या हमारी संस्कृति का और धर्म का हिस्सा है? क्या ये विक्टिम शेमिंग हमारे धर्म का हिस्सा है? क्या स्त्री के शरीर पर पुरुष का अधिकार हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करेंगे। और हम इस पे तो बात करेंगे हमारे धर्मशास्त्र जनरल क्या कहते हैं, लेकिन जो मेरा मेन फोकस है वो लिबरल्स का, नारीवादियों के, वामपंथियों के, लेफ्टिस्ट के जो सबसे प्यारे, सबसे फेवरेट ऑब्जेक्ट ऑफ हेट मनु है, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है, वो इस बारे में क्या कहते हैं, मैं इस पर भी बात करूंगी। तो मिलते हैं वीडियो में। नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का विषय है कि जो स्त्रियों के संग अत्याचार होते हैं, स्पेशली जो यौन अपराध होते हैं उनके साथ, जिनको सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं उनके साथ, उनको लेकर हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। तो ऐसा ये अपराध जो है इसके दो हिस्से होते हैं। पहली बात तो जिसने किया है उसको क्या दंड मिले, दूसरी बात जिसको हुआ है, जिसके संग वो अपराध हुआ है, जो पीड़िता है, उसको किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। इस रिहेबिलिटेशन में दुनिया भर में बहुत बातें हो रही हैं। तो अब हम इस पे बात करते हैं। मनु ने मनुस्मृति में ज़्यादातर 8वें अध्याय पे स्त्रियों से संबंधित सारी बातें लिखी हैं। तो अभी हम लोग जो सबसे हल्का अपराध माना जाता है कोर्ट के हिसाब से उसकी बात करते हैं कि लड़कियों का कैरेक्टर एसेसिनेशन करना, किसी बहाने से उनकी फिल्म बना लेना, उनका एमएमएस बना लेना, उनके व्हाट्सएप इकट्ठे कर लेना और उनके बारे में जगह जगह अपवाद फैलाना। उनके बारे में कोई जो अगर किसी का ज़्यादा है स्टेटस तो उसके बारे में अखबार में, मैगजीन में छपवा देना। तो मनु महाराज 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 225 में ये कहते हैं कि अगर किसी स्त्री का कोई कैरेक्टर एसेसिनेशन करता है तो उस स्त्री को हक है कि वो जाए, राज्य के जो दंडाधिकारी है, राजा है, उसके पास जाए और इसकी शिकायत करे। इस स्थिति में वो जो आदमी है जो जिसने ऐसा किया है उसको अपनी बात को सिद्ध करना पड़ता है, और अगर वो सिद्ध नहीं कर सकता है तो उसको भयंकर आर्थिक दंड देना पड़ता है। ये नहीं कि आप कुछ भी बोले और बोलकर निकल गए। अब प्रश्न ये आएगा कि क्या कोई स्त्री ऐसी स्थिति में कानून का सहारा लेगी? तो हाँ, वो ले सकती है। क्यों ले सकती है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। अच्छा, दूसरा एक और आजकल बहुत चल रहा है कि धोखे से नशा करा के किसी के संग आप फिजिकल रिलेशंस बना लेता है व्यक्ति, और उसके बाद वो लड़की एक हर तरीके से फंस जाती है कि उसके पास सबूत भी है और न भी हो तो भी उसके लिए ये एक स्कार की तरह होता, तकलीफ देह होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के एक वर्ग के प्रति, सोसाइटी का एक जो फीमेल आधा समाज होती है, उनके साथ एक धोखाधड़ी की घटना हुई है। तो इसके बारे में मनु क्या कहते हैं? इसके बारे में मनु 361वें श्लोक में 8वें अध्याय में ये कहते हैं कि ऐसी स्त्री, किसी स्त्री के संग इस तरह का व्यवहार करना और तो और उसके संग उसकी इच्छा के विरुद्ध बात करना भी, मतलब आप उसको ले गए, आपने उसको नशा कराया या कैसा करके भी उसके संग आपने बहला फुसला के संबंध बनाए, वो तो एक अलग बात है। अगर कोई स्त्री कहती है मुझसे बात न करो, तो भी उसके लिए बड़े कठोर दंड का उन्होंने प्रावधान किया है। आजकल तो ये होता है वो लड़की कहती है बात मत करो, गुस्से में लड़का उस पर एसिड फेंक देता है और उसको मार देता है, और उसके लिए कोई विशेष दंड नहीं है। लेकिन मनु ने उसके लिए मृत्यु दंड का विधान किया है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति दुराचारी है और दूसरी स्त्री के संग संबंध बनाता है, अब वो स्त्री का क्या करना है वो तो एक अलग की बात है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो उसको शारीरिक दंड तो है ही है, उसको देश निकाला देने का प्रावधान है।
ये उन्होंने कहा है 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 352 में। इसके बाद एक और बड़ी, क्या कहना चाहिए, ऑफ बीट टाइप की बात है। तो अगर कोई महिला, कोई स्त्री किसी बच्ची को, लड़की को, किशोरी को बहलाती फुसलाती है या उसको कुछ गलत सूचना के आधार पर उसको ले जाके किसी ऐसे कर्म में उसको लिप्त कराती है, तो ऐसी हालत में अगर ये बात खुल जाए तो सबसे पहले वो जो औरत जो उस बच्ची को फुसला कर ले गई थी, इमीडिएटली उसका सर मुड़ के, मतलब बाल गंजे करके, उसको गधे में बिठा के उसको देश के, शहर के बाहर निकाल दिया जाए। इसके बाद मनु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की के संग बलपूर्वक, किसी महिला के संग या फीमेल के संग बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं उसके संग रेप करता है, तो उसको मृत्युदंड है। लेकिन अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है, मतलब ऐसे वो पकड़ा गया, पता चला ये तो पहले भी कई दफा ऐसा कर चुका है, तब उसको क्या दंड होना चाहिए, क्योंकि भाई जान ले ली, इससे बड़ा क्या दंड हो सकता है। उन्होंने उससे भी एक कठिन दंड का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि एक लोहे का प्लेटफॉर्म बनाया जाए, लोहा बहुत जल्दी गर्म होता है, उसके नीचे आग लगा दी जाए और उसको उस प्लेटफॉर्म पे बांध दिया जाए। उसकी आग से वो कष्ट पाके बहुत लंबे समय में धीरे धीरे मरेगा। तो ये जो दंड है, हमेशा जानते हैं हम लोग, दंड की दो वजहें होती हैं, एक तो होता है करेक्शन और एक होता है प्रिवेंशन। तो इसको देखकर, ऐसी मृत्यु देखकर बाकी लोगों को सबक मिले और कोई स्त्रियों के संग ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना करे, इस दंड के लिए ऐसा है। और इसके अलावा अगर जैसे पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में गुरु होते थे, गुरु पत्नी होती थी और बच्चे वहाँ रहते थे, पढ़ते थे, किशोर वय बच्चे भी होते थे। तो अगर कोई गुरु पत्नी पर बुरी नजर डाले तो उसके लिए तो इससे भी भयंकर विधान है। ये सब 8वें अध्याय में है। इसके बाद जो चैप्टर 9 है मनुस्मृति का, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर्स के बारे में है, उसमें कहा अगर कोई किसी महिला की हत्या करता है, मतलब हत्या का दंड तो है ही है, वो तो एक अलग है, उस पर आप इंक्वायरी करें और जो भी करें। लेकिन अगर कोई किसी स्त्री की हत्या करता है और कोई उस स्त्री की हत्या में सहायता करता है, तो सहायक और जो हत्यारा है, मतलब जो एक्म्प्लिस है और जिसने मर्डर किया है, दोनों के लिए शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी इमीडिएट मृत्युदंड का विधान है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि जिस लड़की के साथ ऐसा हो गया है उसके आगे की जीवन के बारे में मनु क्या कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात आजकल के समय में जो होती है कि अगर किसी बच्ची के संग रेप हुआ या कुछ हुआ, तो अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, उसका बच्चा हुआ, तो उसका क्या होगा? क्या उसको अबॉर्ट करना चाहिए, बच्चा मार देना चाहिए, अनाथालय में छोड़ देना चाहिए? मनु ये सब नहीं मानते हैं। मनु जो आज कोर्ट कह रही है कि संबंध अवैध हो सकता है पर बच्चा नहीं होता, मनु उससे भी एक कदम आगे की बात करते हैं। तो मनु ने अध्याय 9 में ये लिखा है कि जो पुरुष होता है उसकी संपत्ति पे कितने प्रकार के पुत्रों का अधिकार होता है। आप कहेंगे पुत्रों के भी प्रकार होते हैं? जी हाँ, उन्होंने टाइप्स ऑफ सन्स की बात करी है। बहुत तरह के बेटे हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जिस स्त्री से आपने शादी करी है, जिस महिला से शादी करी है, उसकी जो संतान होगी उसको पुत्र का अधिकार होगा। तो उसमें उन्होंने 7 उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें लेकिन 3 हैं वो इस तरह के हैं कि अगर किसी का विवाह से पहले का बच्चा है, मतलब जब आपकी शादी हुई उसके पहले उसके बच्चा हो चुका था, अब चूंकि वहाँ पे दूसरी शादी तो इतनी कॉमन नहीं थी उस समय, तो अगर किसी ऐसे संबंध से बच्चा हो गया जो स्त्री की इच्छा के विरुद्ध था या नासमझी में हुआ था, तो वो जो बच्चा है उस बच्चे का जो पति है उसकी संपत्ति पर अधिकार होगा। अगर शादी के समय वो लड़की प्रेग्नेंट है, अब आप सोचिए कि पहले ऐसा तो नहीं चलता था ना कि वो बार बार मिल रहे हैं, डेट कर रहे हैं और शादी के पहले डेट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो कोई ना कोई दुर्घटना होगी। तो अगर शादी के समय स्त्री प्रेग्नेंट है और शादी के बाद उसका बच्चा होता है, उसका भी उस पुरुष की संपत्ति पर अधिकार है। और इस सबसे बढ़ के एक तीसरी चीज है कि जो गुप्त रूप से बच्चा होता है, मतलब कि सबकी जानकारी के बिना, कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, अब सबकी जानकारी के बिना अगर होगी, गुप्त रूप से होगी, तो निश्चय वो अपने पति से नहीं होगी। वो तो मतलब कि वो हो सकता है कि उसने किसी ने फुसला लिया हो, या वो बहक गई हो, या उसको उठा ले गए हो, उसे बलपूर्वक उससे किया हो। इन सब स्थितियों में जो बच्चा होता है वो बच्चा भी उस स्त्री के पति की संपत्ति का अधिकारी होता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में, रिहैबिलिटेशन की दिशा में ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। क्यों? इसको करने के पीछे ये था कि पहली बात तो कि अगर स्त्री के संग एक बुरा हुआ,
जैसे हम लोग कर्ण की कहानी सुनते हैं, एक ये घटना थी, बाद में स्मृतियाँ बाद में लिखी गई हैं। स्मृतियों में ऐसी सभी चीज़ों का प्रोविजन रखा गया है कि वो उसकी माँ ने उसको बड़े दुखद मन से गंगा जी में बहा दिया था, किसी और नदी में बहा दिया था। तो ऐसी स्थिति ना है, बच्चे को परिवार मिले और जो स्त्री है वो अपने बच्चे से दूर ना हो, उसके लिए प्रोविजंस किए गए थे। एक तो ये है। दूसरा कि एक जो विक्टिम शेमिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब अगर किसी लड़की के संग, किसी महिला के संग ऐसा हो जाता है तो उस समय उसको इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है उसके परिवार वालों को कि कभी कभी तो उनको अपना जीवन ही दूभर लगने लगता है। क्या ये विक्टिम शेमिंग भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? नहीं है। देखिए, वशिष्ठ धर्म सूत्र में अध्याय 28 में श्लोक 2 और 3 में उन्होंने कहा है, कोई घर छोड़कर चली गई हो, उसका अपहरण हो गया हो, उसे चोर उठा ले गए हो और या उसको दासी बना लिया हो, उसको बंदी बना लिया हो, ऐसी स्थिति में अगर किसी स्त्री के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी फीमेल के साथ अगर उसके संग दुष्कर्म होता है तो उसका कोई दोष नहीं होता और उसका परित्याग कर दिया जाए। मतलब कि कोई उठा ले गया, लड़की को छूट के आई तो हस्बैंड कहता मैं इसको नहीं रखूंगा, अब ये मेरे लिए ठीक नहीं रही, तो उसको परित्याग करने का कोई भी प्रोविजन धर्म ग्रंथों में नहीं है, ऐसा वशिष्ठ धर्म सूत्र में कहा गया है। बोले कि फिर उसका क्या होना है? बोले एक बार अगर उसको पीरियड्स हो जाते हैं, एक बार वो लड़की ऋतुमती हो जाती है तो कुंवारी कन्या के समान पवित्र हो जाती है। ये प्रोविजन किया गया है। ऐसा ही प्रोविजन पराशर स्मृति में किया गया है, ऐसा ही प्रोविजन देवल स्मृति में किया गया है और मत्स्य पुराण के चैप्टर नंबर 227 में ऐसी स्थिति में कि अगर किसी मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं अवैधानिक संबंध बनाते हैं किसी स्त्री के संग, तो पुरुष तो मृत्युदंड का भागी होता है लेकिन वो स्त्री निर्दोष होती है। तो इसमें इन्होंने जो बलात्कार, रेप की जितनी भी प्रोविजंस हो सकते हैं, उसके जितने भी प्रारूप हो सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए। और इस नियम में जो आज बात हो रही है कि जो विक्टिम के रिहेबिलिटेशन की, उसका पूरा ध्यान रखा गया। और जो दंड की बात है वो तो उसमें कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान किया गया कि कोई ऐसी हिम्मत जल्दी न कर पाए। तो ये हमारे प्राचीन भारत का, जो हमारी भारतीय संस्कृति होती है, उसका ये फेमिनिज्म का एक बड़ा अनूठा रूप है जिसको आज हमने भुला दिया है। इससे न केवल सोसाइटी में एक लॉलेसनेस, एक डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया है, लड़कियों को ऐसी स्थिति में एक उनके अंदर एक विद्रोह उनके अंदर एक पैदा हो गया है जिससे सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो रही है और लड़कियां परेशान हो रही हैं। तो बड़ी मुझे उम्मीद है कि फेमिनिज्म भारत से में बाहर से लाके थोपने वाले लोग एक बार इन चीज़ों को पढ़ें। और अगर हम इसी तर्ज पर, मैं नहीं कह रही एग्जैक्टली कोई चीज़ हो सकती है जो पानी नदी में बह गया वो कभी वापस नहीं आता, तो जो चीज़ें तब थी, लेकिन अगर इन्हीं को आधारभूत बना के इसी हिसाब से कानून बनाए जाए और जो अदालतें सजा देती हैं उसको, इन चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए करें। जो ऋषियों ने इस बारे में लिखा, जो नियम बनाए, उनके पीछे क्या सोच थी उसको ध्यान में रख के किया जाए, तो शायद जो लड़कियों के, स्त्रियों के प्रति जो अपराध हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन जो हैं, उनमें बहुत अधिक कमी आ सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फेमिनिज्म के एक नए आयाम पर आपसे फिर बात करेंगे और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।